सुशीला घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पति रमेश रिक्शा चलाता था। सुशीला का बेटा वरुण अभी 6 साल का था, इसलिए सुशीला उसे उसकी दादी के पास छोड़कर जाती थी। पर एक दिन, सुशीला, कम से कम 1 महीना तो हमें गांव से लौटने में ही लग जाएगा। तब तक तुम वरुण को अपने साथ ही काम पर ले जाना। पीछे से जो है अकेला घर में छोड़ना ठीक नहीं है। सुशीला के पति रमेश और सास को कुछ जरूरी काम से गांव जाना था, इसलिए अगले दिन सुशीला अपने बेटे वरुण को अपने साथ ही काम पर ले गई। क्या बात है सुशीला, आज तू अपने बेटे को लेकर आई है? मालकिन, इसकी दादी और पापा जरूरी काम से गांव गए हुए हैं। वो 1 महीने बाद ही लौटेंगे, इसलिए अगर आप बुरा न मानो तो ये मेरे साथ ही काम पर आएगा। ये परेशान नहीं करेगा, बस चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रहे तुम किसी भी सामान से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। वरुण बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। वो चुपचाप अपनी माँ सुशीला के साथ काम पर जाता तो एक तरफ बैठ जाता। पर मालकिन का बेटा सागर बहुत ही शरारती था। वो जानबूझकर वरुण को तंग करने की फिराक में रहता था। आंटी, यहाँ पर जूस गिर गया है, जरा पोछा लगा दो। माँ छत की सफाई करने गई हैं। अच्छा, तो फिर तू लगा दे। तू भी तो नौकरानी का बेटा है, इसका मतलब तू भी तो हमारा नौकर ही हुआ ना। चल जल्दी से पोछा लगा। मुझे पोछा लगाना नहीं आता। मुझे मना करेगा? अभी मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा, फिर तेरी मम्मी को काम से निकाल देंगी मेरी मम्मी। हाँ। नहीं नहीं, आंटी से शिकायत मत करना, मैं लगा रहा हूं। क्या हुआ सागर बेटा, वरुण ने क्या किया? मम्मी देखो ना, मैं अपने गिलास में जूस लेकर जा रहा था, इसने मुझे टक्कर मार दी और कितना सारा जूस गिर गया। आंटी, मैंने जूस नहीं गिराया, वो तो सागर ने मुझे पूछा। अच्छा, झूठ बोलते हो? बड़ों से झूठ बोलने की आदत किससे सीखी? तुम्हारे हाथ में ये पोछा क्यों है फिर? इसीलिए ना कि मेरे देखने से पहले तुम जल्दी से ये जूस साफ कर दो। आइंदा से ऐसा किया तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। माफ कर दो मालकिन, बच्चा है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे सागर बेटा, तुम तैयार नहीं हुए? पतंगे खरीदने चलना है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तो मकर संक्रांति है। मम्मी, हम तो टेरेस पर ढेर सारी पतंगे उड़ाएंगे। पापा, मुझे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी और सुंदर पतंगे चाहिए, और मांझा भी अच्छा वाला। हाँ हाँ, ले लेना, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को बुला लिया है। अच्छा ज्योति, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए अलग से तैयारी करनी है, कुछ खाने पीने का बना लेना। अरे, आप पहले मुझे बता देते। अब आपको पता है कि हमारा कुक तो गांव गया हुआ है, अब इतना सारा खाना कौन बनाएगा? कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, मीठे पकवान अकेले कैसे करूंगी मैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सुशीला को बोल दो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुशीला, एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर तेरे साथ मिलकर ही मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। कुछ देर बाद सुशीला काम निपटाकर घर जाने लगती है। रास्ते में वरुण को सड़क पर एक पतंग दिखाई देती है। वरुण उस पतंग को उठा लेता है। पतंग थोड़ी सी किनारे से फटी हुई थी। वरुण उस फटी हुई पतंग को देखकर उदास हो जाता है। माँ देखो, मुझे पतंग मिली। अरे ये तो फटी हुई है, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे भी कल मकर संक्रांति पर पतंग उड़ानी है। रुक, मैं तुझे सामने की दुकान से एक पतंग खरीद कर दे देती हूँ, चल मेरे साथ चल। भैया, वो छोटी वाली पतंग कितने की दी? माँ, मुझे छोटी वाली नहीं, वो बड़ी वाली लेनी है। भैया, वो बड़ी पतंग कितने की दी? वो बड़ी 100 रुपए की है। नहीं नहीं भैया, छोटी वाली ही बता दो कितने की है। 10 रुपए की है ये सबसे छोटी वाली। ठीक है, यही छोटी वाली दे दो भैया। सुशीला वरुण को छोटी पतंग खरीद कर दे देती है। वरुण पतंग लेकर बहुत खुश था। अगले दिन जब सुशीला वरुण के साथ काम पर जाती है तो वरुण अपनी पतंग साथ लेकर जाता है। सागर जब वरुण की पतंग देखता है तो बहुत तेज ठहाके लगाकर हंसता है। सागर के हाथ में बहुत सारी पतंगे और माझे की चरखी थी। इतनी छोटी पतंग, मेरे पास देख कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी पतंगे हैं। सागर बेटा जाओ, तुम्हारे पापा छत पर बुला रहे हैं। तभी सागर के हाथ से कुछ पतंगे गिर जाती हैं। वरुण दौड़कर उन पतंगों को उठाने लगता है। तभी मालकिन उसे डांट देती है। ओए, क्या कर रहा है? नई पतंगे हाथ कैसे लगाई? पता है कितनी महंगी आई है? दूर हट, फाड़ देगा तू। सुशीला, ओ सुशीला,
इसे पकड़ कर रख, अभी पतंगे फाड़ देता। आंटी मैं तो बस गिरी हुई पतंगे उठा रहा था। सब दिखाई देता है, आज तक इतनी महंगी पतंगे नहीं देखी ना। तूने सोचा यहाँ आकर पतंगों को उठाएगा तो मैं तुझे इनमें से कुछ पतंग दे दूंगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे तेरी सब हरकत पता है। चल जा वहां जाकर बैठ। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। वरुण बेटा, तू वहां आंगन में बैठ जा और कहीं मत जाना। वरुण रसोई में बैठ जाता है। सुशीला अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद सागर और पतंगे लेने नीचे आता है, पर उसकी बाकी की पतंगे गायब थी। मम्मी मम्मी, मेरी बाकी की पतंगे नहीं है, कहाँ रखी थी? यही पलंग पर ही तो रखी थी, कहाँ गई? रुक मैं देखती हूँ। सुशीला की मालकिन ज्योति हर तरफ पतंगे ढूंढती है, पर उसे पतंगे कहीं नहीं मिलती। तभी सागर की नजर वरुण पर जाती है। उसके हाथ में एक नई बड़ी पतंग थी। मम्मी वो देखो, वरुण जो पतंग उड़ा रहा है वो मेरी पतंग है। इसका मतलब वरुण ने बिना पूछे मेरी सारी पतंगे ले ली। मालकिन गुस्से में आ जाती है और वरुण को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। हाँ, ये तो वही पतंग है। इसका मतलब इसी ने पतंगे उठाई है। सुशीला, तेरे लड़के की इतनी हिम्मत कि पलंग के ऊपर से पतंगे उठाकर ले आया। तुम लोग सचमुच भरोसे के काबिल नहीं हो तो गरीब ही ना। तुमने अपने बेटे को चोरी करना सिखा रखा है। मैं इसी समय तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। मुझे ऐसे चोरों की कोई जरूरत नहीं है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वरुण भी डर के मारे सहम चुका था। वो रोने लगता है। वो कुछ कहना चाहता था, तभी सागर के पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में वही पतंगे थी जो गायब थी। क्या बात है वरुण बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और जो पतंग मैंने तुम्हें दी थी वो उड़ाई क्यों नहीं? आपने वरुण को पतंग दी थी, पर क्यों? ज्योति दुकानदार बेईमान था। उसने पतंग के बंडल में कुछ फटी हुई पतंगे रख दी थी। अब मेरी नजर तो तुम्हें पता है वो बहुत वीक है, तो मैंने देखा नहीं। जब से पतंगे लाए हैं बंडल ऐसे ही रखा हुआ था। वरुण ने मुझे बताया कि कुछ पतंगे फटी हुई हैं तो दुकानदार से बदल कर लाया हूं, वरना फालतू के पैसों का नुकसान हो जाता। दुकानदार भी दुकान बंद करके जाने ही वाला था। थोड़ा सा ही माल बचा था उसके पास, वो तो मैं समय पर पहुंच गया और बदल ली। उसमें से ये पतंग ठीक थी तो मैंने वरुण को दे दी। अपने पति की बात सुनकर मालकिन ज्योति बहुत शर्मिंदा होती है। सागर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी वरुण बेटा, गुस्से में आकर मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। सुशीला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसे माफी मत मांगिए। चलो कोई बात नहीं, अब बात साफ हो गई ना। वरुण बेटा चलो, तुम भी हमारे साथ चलकर छत पर पतंग उड़ाओ। चलो सागर बेटा, सब लोग छत पर चलो, वेट कर रहे हैं सभी लोग। ओके पापा, चल वरुण। वरुण खुशी से हंस पड़ता है। उस बेचारे मासूम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वरुण सागर और उसके पापा के साथ मिलकर छत पर पतंग उड़ाता है। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर सुशीला की आंखें भर आती हैं। सुहानी और विपुल के माता पिता दोनों नहीं थे। वो अपने ताऊजी और ताईजी के साथ ही रहते थे। बिन माँ बाप के दोनों बच्चे बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। उनकी ताई सुलोचना जो भी उन्हें खाने को देती वो चुपचाप खा लेते और कभी कोई जिद नहीं करते थे। चारू, रोहन लाओ अपनी अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना इधर दो। सुहानी और विपुल की प्लेट में परोस देती हूँ। पर माँ, ये खाना तो हमारा झूठा है। आप सुहानी और विपुल को हमारा झूठा खाना देंगी? चुप, बिल्कुल चुप। तेरे बापू ने सुन लिया ना तो बवाल मचा देंगे। तो ठीक है, हम बापू को एक शर्त पर नहीं बताएंगे कि आप हमारा जूठा खाना सुहानी और विपुल को देती हो। आप निकालो मेरे 50 रुपए। मेरे भी 50 रुपए हुए। तुम दोनों तो मेरे से भी 2 कदम आगे हो। आखिर आपके ही तो नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ताई जी, मैंने छत का सारा झाड़ू पोछा कर दिया है, अब बस नीचे का रह गया है। कुछ खाने को दे दो ताई जी, विपुल को बहुत भूख लगी है। कितने भुक्खड़ हो तुम दोनों भाई बहन, जब देखो खाना दे दो खाना दे दो। ये ले, जा खिला दे अपने भाई को। सुलोचना सुहानी और विपुल को प्लेटों का बचा हुआ जूठा खाना खिलाती थी। इस बात से उनका ताऊ नवीन बिल्कुल अनजान था। एक दिन नवीन जब दुकान से आया। सुलोचना, आज वकील साहब आएंगे सुहानी और विपुल का साइन लेने, तो चाय नाश्ता पूछ लेना। हर बार ऐसे ही लौट जाते हैं। शायद आ गए हैं। नमस्ते वकील साहब। अरे, मैंने पहले ही बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर दिया था। सुहानी, विपुल, आज वकील साहब ने आना है। उनके सामने बिल्कुल भी जुबान खोली या ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। उनके जाने के बाद तुम दोनों जानते हो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगी। सुलोचना कहाँ खो गई? कब से आवाजें दे रहा हूँ। वकील साहब कब से आए हुए हैं, उनके लिए चाय बना लाओ।
नवीन जी, सुहानी, विपुल, ये दोनों बच्चों के 5-5 लाख रुपए। लाइए वकील साहब, मैं ठीक से गिन लेती हूँ। अच्छा नवीन जी, मैं चलता हूँ। बच्चों, फिर मिलना होगा। सुलोचना, तुम्हें ध्यान रखना है, ये 10 लाख रुपए बहुत ही संभाल कर रखने हैं। ये भैया भाभी की जमा पूंजी है, सुहानी और विपुल के काम आएगी। इतने सारे रुपए अगर मेरे हो जाए तो बस। सुलोचना अपने मन में नई योजना बनाने लगी। कुछ दिन बीत चुके थे। सुलोचना फिराक में थी कि किसी तरह वो 10 लाख रुपए उसके हो जाए। वो सुहानी और विपुल को रास्ते से हटाने का रास्ता ढूंढने लगी। एक सुबह, वकील, ये 10 लाख रुपए पकड़ा गया है। नवीन तो मुझे इन रुपयों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मुझे जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि ये 10 लाख रुपए मेरे हो जाएं। नहीं तो नवीन सारे पैसे इन्हीं दोनों के लिए अपने पास रख लेंगे। आज मकर संक्रांति का दिन और बहाना है, यही सही रहेगा। सुलोचना, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो आज मकर संक्रांति का त्योहार है ना, तो बच्चों के साथ वो पास वाले मंदिर जा रही थी। सोचा खिचड़ी और तिल की मिठाई भी दान कर दूंगी। भैया भाभी को भी स्वर्ग में अच्छा लगेगा, उनके बच्चे मकर संक्रांति पर दान पुण्य कर रहे हैं। सुलोचना, तुम बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। ठीक है, जाओ हो आओ मंदिर, और आराम से घूम कर आना। बच्चों, मैं साथ चलूं क्या, अगर कहो तो? जी आप दुकान जाओ, मंदिर में भीड़ होगी, हमें वहाँ देर हो जाएगी। सुलोचना बच्चों के साथ मंदिर निकल पड़ी। सुहानी सुलोचना से बोली, ताई जी, ये रास्ता तो मंदिर की ओर नहीं जाता। हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? हाँ माँ, हम कौन से मंदिर की ओर जा रहे हैं? ये रास्ता तो जंगल की ओर जा रहा है। हम एक बहुत बड़े प्राचीन मंदिर जा रहे हैं, बस कुछ दूर और है। सुलोचना बच्चों को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाती है। सुहानी, विपुल, तुम दोनों बच्चे इस पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ जाओ और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करो। मैं जरा मंदिर देखूं, यही आसपास होगा, फिर तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। आओ चारू, रोहन, तुम दोनों मेरे साथ। माँ, हम वापस घर की ओर क्यों आ गए? सुहानी और विपुल तो जंगल में ही रह गए। तुम दोनों अपनी जुबान बंद कर लो, और मुझे पता है तुम दोनों का मुंह कैसे बंद करना है। अगर तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें रोजाना के पैसे दूंगी, समझे? अब कुछ ही देर में शाम हो जाएगी और जंगली जानवर उन दोनों का काम तमाम कर देंगे। सुलोचना रोने का नाटक करते हुए घर पहुंचती है। सुलोचना, सुहानी और विपुल कहाँ हैं? और तुम रो क्यों रही हो? सुहानी और विपुल को मेरी आंखों के सामने से शेर उठाकर ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाई। शेर उठाकर ले गया? पर कैसे? पता नहीं, मंदिर में भगदड़ मची, शेर आ गया है। मैं जितनी देर में संभल पाती, शेर सुहानी और विपुल को उठाकर घने जंगल में भाग गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उन मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान? नवीन फूट फूट कर रोने लगता है। सुलोचना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उधर सुहानी और विपुल हाथ जोड़कर भगवान का नाम ले रहे थे। तभी, बच्चों, इस घने जंगल में क्यों बैठे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमें हमारी ताई जी यहाँ छोड़ गई हैं। वो बोल रही थी आज मकर संक्रांति है, इसलिए मंदिर में खिचड़ी और प्रसाद देना है। वो मंदिर ढूंढने गई हैं, फिर हमें ले जाएंगी। अच्छा अच्छा, तुम उस मंदिर की बात कर रहे हो जहाँ पर मकर संक्रांति का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आओ, मैं तुम्हें उस मंदिर में ले चलता हूँ। तुम्हारी ताई जी वही हैं, उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। पर अंकल, हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? हम तो आपका नाम भी नहीं जानते। बच्चों, मेरा नाम भगवान है। तुम्हारी ताई जी का नाम सुलोचना है ना? हाँ अंकल, आप तो सचमुच हमारी ताई जी का नाम जानते हो। दीदी, फिर तो हम इन अंकल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आप हमें हमारी ताई जी के पास मंदिर ले चलो। वो व्यक्ति सुहानी और विपुल को मंदिर ले जाता है। ये लो बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है दीदी। हमने तो बहुत दिनों से इतना स्वादिष्ट भोजन किया ही नहीं था। पेट भर कर खाओ बच्चों। और ये लो, ये मकर संक्रांति का प्रसाद और ढेर सारी पतंगें भी। आप भी पतंग उड़ाते हो भगवान अंकल? हाँ बच्चों, मुझे भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये सारी पतंगें तुम रखो। ठीक है भगवान अंकल, हम इन्हें घर जाकर चारू और रोहन के साथ उड़ाएंगे। पर अंकल, ताई जी तो यहाँ है ही नहीं। वो तुम्हारे ताऊ जी को कुछ काम था, इसीलिए घर चली गई। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। दीदी, भगवान अंकल कितने अच्छे हैं। हमें मकर संक्रांति के त्योहार पर
कितना सारा सामान और पतंगे दी। हाँ विपुल, पता है भगवान अंकल, हमने ऐसी मकर संक्रांति कभी नहीं मनाई। बच्चों, अब तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे। अच्छा, तुम्हारा घर आ गया है। मुझे मंदिर में बहुत काम है ना, तो मैं वापस जा रहा हूँ। आप फिर मिलने आओगे ना? अरे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद सुहानी और विपुल घर के अंदर जाते हैं और सुलोचना से जाकर लिपट जाते हैं। ताई जी, अकेले जंगल में हमें बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ आपने उन अंकल को हमें लेने जंगल में भेज दिया। ताऊ जी, ये देखो हमें उन अंकल ने कितना सारा सामान दिया। चारू, रोहन, ये देखो पतंग भी दी। मेरे बच्चों, तुम सही सलामत हो। मैं तो सोच रहा था, पर कौन से अंकल ने तुम्हें ये सब दिया? ताऊ जी, उनका नाम भगवान था। सुहानी और विपुल सुलोचना और नवीन को सारी बात बताते हैं। उनकी भोली भाली बातों को सुनकर सुलोचना की आंखों में उस वक्त पश्चाताप के आंसू अपने आप छलकने लगे। उसने सुहानी और विपुल को गले से लगा लिया और प्यार करने लगी। इनकी रक्षा तो स्वयं भगवान ने की। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं इन बिन माँ बाप के अनाथ बच्चों के साथ पैसों के लिए इतना बड़ा अपराध करने जा रही थी। सुहानी, विपुल, मेरे बच्चों, तुम ठीक हो ना? रोहन, ये माँ ही है ना? पहले तो इन्होंने कभी सुहानी और विपुल को प्यार नहीं किया। चारू, सुहानी और विपुल हमारे भाई बहन हैं। देखो, उन दोनों ने अपनी सारी पतंगे हमें दे दी। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। आज मकर संक्रांति है ना, तो आज मैं अपने हाथों से सबके लिए पूरी पकवान बनाऊंगी। चलो बच्चों, सब छत पर चलते हैं और पतंग उड़ाएंगे। कहते हैं भगवान सचमुच भूले भटकों को सही राह दिखाने जरूर आते हैं। उन्होंने सुलोचना की सोच को बदल दिया। उस दिन सुहानी और विपुल को भगवान की कृपा से मानो एक नया हंसता खेलता परिवार मिल गया था। उनके चेहरे की खुशी मकर संक्रांति के दिन मानो आसमान में उड़ती पतंग की तरह खिलखिला रही थी।